हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12th का थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका सेकंड पार्ट है आज। केमिकल काइनेटिक्स का आज मेन पार्ट करेंगे। कल तो हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ वगैरह देखे थे, तो आज जो हम देखेंगे पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन देखते हैं या फिर कह सकते हैं रिएक्शन जो हो रही है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। मतलब किस स्पीड से हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, इस तरह से। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने पर किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस स्पीड से हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सारी चीजें नेचर में हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास कि कोई भी चीज है अगर दुनिया में आई है तो वो धीरे धीरे कम ही होती चली जा रही है। ठीक है, जो भी जैसे अगर सीडीपी लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले पेट में ही वो जो होता है उसकी ग्रोथ हो रही होती। ठीक है, पेट में ग्रोथ हो रही होती। जैसे ही वो पैदा होता है उसके बाद क्या है, वो कुछ दिन तो बढ़ता है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ रही होगी, उसकी हाइट बढ़ रही होगी, उसकी वेट बढ़ रही होगी, या फिर कह सकते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, लेकिन वो एट द एंड वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बर्थ से या फिर कह सकते हैं वोम टू टोम नहीं बोल देते, गर्भ से कब्र कब्र तक। ठीक है, तो कब्र तक जाने का या फिर कहते बाय द एंड, मतलब एट द एंड उसका डेथ ही होनी है, कभी ना कभी होनी है। ठीक है, तो ऐसे ही पौधा जब निकलता है जमीन से, तो एक उसका टाइम होता है कि वो 50 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। जो भी चीजें वो कंज्यूम कर रहा है उसके साथ वो कंज्यूम करने के साथ वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, और प्रोडक्ट देने के बाद वो धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है खत्म होता जा रहा है। ठीक है, जो चीजें प्रोडक्ट बनती जा रही हैं, जैसे हमने पानी से आइस बना ली, हमने आइस क्यूब बनाया है। ठीक है, हमने आइस क्यूब बनाया है और आइस क्यूब क्या है, हमने इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दिया है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दिया है, दैट इज हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हमने रख दिया है। जब ये फ्रीज हुआ था हमारा आइस क्यूब, तब कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हुआ था। ठीक है, अब जब हमने इसको ऐसी नॉर्मल कंडीशन पे रख दिया जहां पे 25 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट की हीट होगी वो इसके पास जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम क्लोज नहीं है, ये सिस्टम हमारा ओपन है, इसको हमने ऐसे ही बाहर रख दिया। ठीक है, जब हम इसको ऐसा बना रहे थे तो जब हम वाटर को बर्फ बना रहे थे तो हमने उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया था, हमने उसको एक सिस्टम प्रोवाइड किया था, हमने उसको क्या किया था, ठंडक दी थी, या फिर कह सकते हैं उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखा और उसको बर्फ बनने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही वो बर्फ बन गई उसको हमने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। जब हमने एनवायरनमेंट में छोड़ा तो हमने देखा कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है एनवायरनमेंट में आते ही धीरे धीरे अपना जो स्ट्रक्चर था वो चेंज करने लगा, वो आइस क्यूब से वाटर बनने लगा और फाइनली वो वाटर बन गया। ठीक है, फाइनली हमारी आइस क्यूब वाटर बन गई। तो जो ये स्ट्रक्चर था ये धीरे धीरे कम हो रहा था ना, तो ये एक तरह से रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है हमारा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाता और एक टाइम ऐसा होगा कि रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं बचेगा, सारा प्रोडक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे। एक मिनट, डस्टर कहाँ गया। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ही ना। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें हम लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, जब हमें गैसेस फॉर्म में या वाटर
सॉलिड फॉर्म में देखनी होगी तो वहां हम अलग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर भी कोई सी चीजें चेंज होगी, बाकी सब यही रहेगा। तो यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर बोल देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर बोल देंगे डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, कम हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बन रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर धीरे धीरे हमको मिल रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो एग्जांपल देखा था हमने, क्या किया था, वाटर के सॉरी HCl और NaOH को मिक्स किया था, बीकर को टच करके देखने पे हमें हीट फील हुई थी। हीट फील करने का मतलब कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कह सकते हैं रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई है। ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो भी था उसके अलावा भी हीट प्रोड्यूस हुई है। मतलब हमने HCl और NaOH मिलाया, HCl प्लस NaOH किया, तो एक था हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों ने मिलके एच वाटर और सॉल्ट बनाया। जब ये बना, वाटर और सॉल्ट बना, साथ ही साथ हमको कुछ हीट भी मिली, ठीक है। वो यहाँ हीट हमको मिली। जब ऐसा हीट मिल रही हो तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम आइस वाला अपना एग्जांपल देखें, तो आइस को क्या है, आइस ने क्या की, एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ हीट या टेम्परेचर ले लिया, जिसकी वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ऐसी रिएक्शन जब होगी तो उसको एंडोथर्मिक नाम दे देंगे। एंडोथर्मिक मतलब जहां पे हीट ली गई हो टू इनिशिएट द रिएक्शन, या टू ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी ली गई हो। और यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन या फिर आफ्टर द रिएक्शन हीट प्रोड्यूस हुई हो, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे एक्सोथर्मिक। मतलब कहेंगे कहने का तरीका होता है ना कि रिएक्शन हुई, हमारी हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। या फिर कह सकते हैं रिएक्शन हो रही थी, उस समय हीट प्रोड्यूस हो रही थी। ये दो तरह के सेंटेंस हो गए ना। तो हिंदी में कहेंगे तो ये तो कहेंगे कि हिंदी या इंग्लिश में जो भी टेंस का फॉर्म है उसमें कहेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रही है, और या फिर रिएक्शन होने के बाद हो रही है। तो ये दो चीजें हो गई, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे मतलब एक ही है कि अगर रिएक्शन होने के दौरान या रिएक्शन होने के बाद, मतलब रिएक्शन हो रही होगी उसी समय, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही, मतलब उसी समय हीट निकल रही होगी, तो उस पूरे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोल देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, हम हीट देंगे तभी आगे का प्रोसेस हो रहा होगा। जब हम इसको हीट दे रहे हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो उसको हम नाम देंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। तो जो मेन अब हमें चीज समझनी है वो क्या है कि हम यहाँ पे रिएक्शन होता हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। दूसरी हम ये चीज देखेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। एक ऐसा टाइम आता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे तो हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। साथ ही
फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है या फिर हमें उसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। और रिएक्शन जब हो रही है, जो एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब किस तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर जनरली हम कहना चाहें तो जनरली अगर हम लिखेंगे कि ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, मतलब हमने एक ए को ला के रखा था, ठीक है, ए को हमने ला के रखा, तब ए एक्स था, मतलब ए की अमाउंट एक्स थी या ए के नंबर ऑफ मोल्स एक्स थे, और उस समय पी हमारा कुछ भी नहीं था। जब हम ए ने रिएक्शन करना शुरू किया एट टाइम टी, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए थी वो कुछ अमाउंट से घट गई। ठीक है, कुछ अमाउंट से घट गई और जो प्रोडक्ट बना था वो ए बन गया था। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो हम क्या लिख लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ए का चेंज हो रहा है और पी का चेंज हो रहा है। जब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा होगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग एक टर्म ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा लिख रहे होंगे यहाँ पे हम कोफिशिएंट कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी ए या पी के साथ कोफिशिएंट आ रहे होंगे वो नहीं इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ reactant is equal to reactant equals to rate of reaction of product। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये इक्वल रहेगा, जब भी रेट की बात करी जाएगी कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो हमने जनरल फॉर्म कर लिया। अगर हमें एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल एक लिखते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हमने लिया ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, इनिशियली जब टाइम जीरो था, मतलब हम रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी थी, तो जब ए की अमाउंट कितनी थी, मान लो 20 ले लेते हैं, 20 मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में बात हो रही है ना, तो जिनको कंसंट्रेशन नहीं आता है प्लीज पहले की क्लासेस देखें, तभी ये आएगा। ठीक है, तो इसके कितने थे, 20 मोल थे। ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट जीरो
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। यहाँ पे इनिशियली लिख लेते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, हम ये लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे क्या हुआ कि ये 10 बन गया, 15 लिख लेते हैं। 15 मोलर इसका कंसंट्रेशन बचा और ये 5 मोलर बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट अभी नहीं लिया गया है। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये 10 मोलर बचा और ये 10 मोलर कंसंट्रेशन इसका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में ये 5 मोलर बचा और ये 15 मोलर बन गया। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या लेंगे, ये 0 मोलर बचा और ये 20 मोलर पूरा पूरा बन गया। अभी हम रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह रिएक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है, उस सब की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो जब टाइम 0 था, ठीक है, टाइम 0 था, तब हमारा प्रोडक्ट क्या था, और टाइम 1 सेकेंड पे हमारा प्रोडक्ट क्या था, टाइम 2 सेकेंड पे हमारा प्रोडक्ट क्या था, टाइम 3 सेकेंड पे हमारा प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, तो यहां से यहां पे जो चेंज हुआ उसको देख लेते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी, तो ये हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन पहले इसका कितना था, 20 था, 1 सेकेंड बाद कितना हो गया, 15 हो गया, तो कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ए तो कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ए कम हो रहा है। तो फाइनली हमारा 15 था, माइनस इनिशियली 20 था, फाइनल टाइम हमारा 1 सेकेंड था, इनिशियल 0 था, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। मोल पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, ये ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे टाइम है, मोल पर सेकेंड। ठीक है, जब यहां से यहां की बात करेंगे तब क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ए कम हो रहा है, इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो ए की बात कर रहे हैं ना, तो 15 से 10 हो गया, 10 माइनस 15, माइनस साइन पहले रख देंगे। ठीक है, अपॉन यहां से यहां कितना, 1 सेकेंड का टाइम चेंज हुआ, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ कितना आया, 5 आया, 5 मोल पर सेकेंड। यहां से यहाँ पे भी माइनस डी ए बाय डी टी कितना आएगा, 5 मोल पर सेकेंड, मतलब 5 मोल पर सेकेंड ए के हर सेकेंड कम हो रहे हैं और हमारा पी बनता जा रहा है। अब पी की बात करेंगे, पहले जब हमने पी लिया तो पी क्या था, 0 था, फाइनली हमारा 5 मोल बन गया, तो पी बन रहा है तो ये प्लस ले लेंगे, तो फाइनली हमारा पी कितना बना है, 5, इनिशियली कितना था, 0, 5 माइनस 0 अपॉन 1, तो ये कितना हो गया, 5 मोल पर सेकेंड। फिर सेकेंड में देखेंगे डीपी अपॉन dt इज इक्वल टू, फाइनली कितना बन गया, 10 बना, इनिशियली हमारे पास 5 था, अब 2 माइनस 1, ये भी कितना होगा, 5 मोल पर सेकेंड। यहाँ पे फाइनली हमारा कितना बन रहा है, 15, इनिशियली हमारे पास कितना था, 10, तो ये भी 5 मोल पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनली हमारे पास कितना था, 20 था, इनिशियली हमारे पास कितना था, मतलब फाइनली हमारा 20 बन गया, इनिशियली 15 था, तो ये भी
5 मोल पर सेकंड बन गया। तो कहने का मतलब हर सेकंड 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट कम होते गए और हर सेकंड 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट बनते बनते चले गए। ठीक है, बनने लगे, बनते चले गए। ठीक है, जैसे जैसे ये कम होता जा रहा था, हर सेकंड 5 मोल इधर बनता जा रहा था, ये हर सेकंड 5 मोल खत्म होता जा रहा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? 5 मोल पर सेकंड। जितने नंबर ऑफ मोल्स हर सेकंड कम हो रहे हैं ए के, उतने नंबर ऑफ मोल्स पी के बन रहे हैं। ठीक है, ये चीजें चेंज कब होंगी? जब यहाँ पे हम कोफिशिएंट लिख देंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट चेंज होगा तो थोड़ी चीजें चेंज होंगी, लेकिन सारी जो सिस्टम होगा वो इसी तरह चल रहा होगा। यहां से हम ये समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे तो इसको रब कर देते हैं। तो यहां से हम ये समझ गए, यहां से हम क्या समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, और यहां से हमें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल गई। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, इस ऐसे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम की जगह हम मिनट भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन में कैपिटल एम लिखा हो सकता है, स्मॉल एम मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोलैलिटी मोल पर केजी भी लिखा हो सकता है, नॉर्मेलिटी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, होप सो आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा समझना होगा उसमें। ठीक है, वो भी रेट ऑफ कंसंट्रेशन के ही बराबर होगा, वहां पे हम थोड़ा सा समझेंगे चीजें कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जीरोथ लॉ ऑफ जीरो सॉरी जीरो ऑर्डर करेंगे, जीरो ऑर्डर, फिर उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर, फिर उसके बाद जो चीजें एनसीईआरटी में होंगी वो भी हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना, वो हम निकालेंगे। फिर जनरली जो चीजें यूज होती है, जनरल फॉर्मूला जो होते हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो एक्सेप्शन होता है, उसके अलावा वो सब में लगेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो होप सो ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।